नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत है आप सभी का। पाकिस्तान ने जी हुजूरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने चमचागिरी का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। शहबाज शरीफ दुनिया के सबसे बड़े चमचे साबित हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इतना मक्खन दुनिया के किसी और नेता ने नहीं लगाया होगा जितना शहबाज शरीफ ने 10 मिनट में लगा डाला। और इसके बदले में मिला क्या? बदले में शहबाज को मिली डांट, फटकार और बेइज्जती। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि ट्रंप ने शहबाज को अमेरिका बुलाया और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कपड़े उतार दिए। जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की यह इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही थी, उस वक्त दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा था। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अभी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और दोनों के बीच यूएन रिफॉर्म्स पर बात हुई है। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी खबर, अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर जाने की खबर आ रही है। भारत और इजरायल के बीच बहुत जल्द एक बड़ा सिक्योरिटी पैक्ट अपडेट हो सकता है। इन दोनों खबरों ने पूरे पाकिस्तान में भूकंप लाने का काम किया और ऊपर से ट्रंप की जी हुजूरी करके मुनीर और शहबाज पहले ही फंस गए। Prime Minister Sharif, I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. I spoke to Prime Minister. पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की औकात क्या है? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की औकात क्या है? ये इस तस्वीर में नजर आ रही है। ट्रंप ने शरीफ से कहा खड़े हो जाओ, शरीफ खड़ा हो गया। ट्रंप ने कहा बैठ जाओ, शरीफ बैठ गया। यस सर करने लगा। एक बार फिर सुनिए। Prime Minister Sharif, I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. अमेरिका में सूट बूट वाले पाकिस्तान के भिखारी पीएम ने अपने मालिक की जी हुजूरी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार की। जब ट्रंप की एंट्री नहीं हुई थी तो शरीफ दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था और फिर जैसे ही ट्रंप की एंट्री हुई, शरीफ खिलखिलाकर हंस पड़ा, कहने लगा मालिक मैं यहां हूं, पीछे खड़ा हूं। अब इस वीडियो को एक एक फ्रेम से समझते हैं। बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक शुरू होने वाली थी। सारे नेता एक दूसरे से बात कर रहे थे और जब कैमरे का फोकस शहबाज शरीफ की तरफ गया तो देखिए क्या हो रहा था। कोई पाकिस्तानी पीएम को भाव नहीं दे रहा था। शरीफ कभी अपनी उंगली होठों पर रखता, कभी नाक पर रखता, फिर दाएं बाएं देखता और सर झुकाकर खड़ा हो जाता। इसके बाद जैसे ही ट्रंप की रूम में एंट्री हुई, सबसे पहले अपने बॉस को सलाम ठोकने के लिए शहबाज शरीफ ही आगे आया। ट्रंप पहले शरीफ को देख नहीं पाया तो शरीफ ने अपना हाथ उठाकर ट्रंप को बताया कि सर मैं यहाँ पीछे खड़ा हूँ। फिर जैसे ही ट्रंप ने उसे देखा तो शरीफ ने अपना अंगूठा दिखाया और ऐसे बर्ताव करने लगा कि जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति उसी से मिलने पहुंचा था। ट्रंप जरा सा कुछ कहने के लिए अपनी बाईं तरफ मुड़ा। पाकिस्तान का वजीर आजम फटाक से अपने बॉस की ओर देखकर यस सर करने लगा। अब ये फ्रेम देखिए, ट्रंप ने किसी पालतू पेट की तरह शहबाज का कंधा पकड़कर अपनी ओर खींचा। शरीफ को लगा कि ट्रंप उसे गले लगाएंगे, लेकिन ट्रंप ने शरीफ को पुचकार कर छोड़ दिया और इसके बाद शरीफ वहां खड़े होकर ठीक है मालिक, ठीक है मालिक, जैसा आप कहें मालिक, ऐसे रिएक्शन देने लगा। इसके बाद पाकिस्तान में क्या हुआ पहले ये देखिए। अमेरिका पहुंचता है, लैंड करता है और वहां अमेरिकी कुत्ता भी कोई मौजूद नहीं था। होता है ना स्निफर डॉग्स होते हैं, वो भी नहीं। पॉलिश करने में ना शहबाज का कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया में। ये बहुत बड़ा टास्क जर्नैलों ने दे के उसको भेजा। पॉलिश का काम शहबाज से करवाना है। एक का अपना कर्नल है, एक का अपना कर्नल है, एक का अपना कर्नल, हर किसी को उन्होंने लॉलीपॉप दिया हुआ। यहाँ पर खड़े होकर तस्वीर बनाई गई, जिस तरह ये लोग बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी भी जरा पास ही थी। ये पाकिस्तान में एक इस वक्त आपको अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन नजर आती है कि हर कोई ऐसा लगता है कि जैसे आगे बढ़ के बूट पॉलिश करने के मुकाबले में है कि कौन ज़्यादा अच्छी बूट पॉलिश कर ले और ज़्यादा इनामो अकराम से नवाजा जाए। तो कुछ ऐसी लगता है कि कोशिश की जा रही होती है। तो इस तरह की एक कोशिश जो है वो आलमी सतह पर भी हमें देखने में मिल रही थी, जो कि हम बोर्ड ऑफ पीस की जब बात करते हैं, क्योंकि केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। यहाँ पर एज यूजुअल शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है वैसे इस काम में मास्टर हैं। बड़ी उनको यानी कि इसमें अपनी एक मलका हासिल है कि वो जिस अंदाज से दूसरे शख्स की तारीफ करते हैं, जैसे उसको आसमान पर चढ़ा देते हैं, उसको बिल्कुल एक खुदा बना देते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि उनके लिए एक बड़ा उनका उसमें तुर्रा इम्तियाज़ है। तो उन्होंने इस इजलास में खिताब में शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तारीफ़ें की डोनाल्ड ट्रंप की और कहा कि जनाब आप तो निजात दहिंदा हैं ये जो साउथ एशिया का रीजन है उसके लिए, और आपने ज़बरदस्त एक रहबर की हैसियत से जिस तरह से लीड किया है और जो आपने अमन के लिए काम किया है, आपका तो क्या ही कहना। तो खूब उन्होंने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें की। ट्रंप की जी हुजूरी के चक्कर में शरीफ ने चमचागिरी की हद पार कर दी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 5 बार दुनिया के सामने अपनी और अपने मुल्क की किरकिरी कराई। चलिए एक एक करके सारे सबूत आपको दिखाते हैं। पहला सबूत उस वक्त का है जब बोर्ड ऑफ पीस की बैठक शुरू भी नहीं हुई थी। सम्मेलन से पहले ही पाकिस्तान की फजीहत किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने करा डाली। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक को लेकर जो आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की गई, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जगह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिख दिया गया। जैसे ये स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, लोगों ने सरकारी स्तर पर प्रूफ रीडिंग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यानी शरीफ के अमेरिका पहुंचने से पहले ही उनकी यात्रा मजाक का विषय बन चुकी थी। और तो और वॉशिंगटन डीसी में भी लैंड करने के बाद कोई अमेरिकी डिप्लोमेट उसे रिसीव करने नहीं आया। शरीफ को रिसीव करने वाले भी पाकिस्तानी ही थे। इसके बाद ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस वाले शो में पाकिस्तान का वजीर आजम सिर्फ स्टेपनी बनकर रह गया। ट्रंप ने खड़ा होने को कहा तो शरीफ पेट पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। ट्रंप ने बैठने को कहा तो शरीफ बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि बोर्ड ऑफ पीस की बैठक नहीं, किसी स्कूल की असेंबली चल रही थी, जहां ट्रंप टीचर के रोल में था और शहबाज शरीफ उस छात्र के रोल में था जो सिर्फ अपने टीचर को मक्खन लगाया जा रहा था, चमचागिरी करते जा रहा था। ट्रंप की चमचागिरी के मामले में शहबाज शरीफ ने अपना रिकॉर्ड 100% रखा, चापलूसी की सारी हदें पार कर दी। शहबाज ने ट्रंप को मैन ऑफ पीस और दक्षिण एशिया का उद्धारकर्ता तक बता डाला। शरीफ ने और क्या क्या कहकर ट्रंप को मक्खन लगाया, अब ये सुनिए। Mr. President, we deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflicts across the globe. Your bold diplomacy has surely brought calm to many international serious hotspots. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. शहबाज को लगा कि ट्रंप की लीडरशिप को डायनामिक बताकर वो उनके गुड बुक्स में आ गया। मुनीर के एक और फ्री लंच का जुगाड़ हो गया। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि शहबाज खड़े खड़े ट्रंप की जुबानी मोदी की तारीफ सुनता रहा। I knew Prime Minister Modi very well, actually. But Prime Minister Modi also, he's a great man. He's a great guy. They're all great. I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में जो कुछ भी हुआ वो सब कैमरे के सामने हुआ और कैमरे ने यह भी कैप्चर किया कि कैसे पाकिस्तान के वजीर आजम को ग्रुप फोटो में भी बिल्कुल कोने में खड़े कर दिया गया, वो भी आगे नहीं पीछे। ग्रुप फोटो में शरीफ को सेंटर से दूर बिल्कुल किनारे खड़ा किया गया। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ट्रंप बीच में थे, उनके साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री थे।
पीछे सऊदी अरब, कतर और इंडोनेशिया के नेता दिखे। शरीफ पिछली लाइन में दाहिने किनारे पर खड़ा दिखाई दिया। पिछली बार जब ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस को लॉन्च किया था, उस वक्त शरीफ कूदकर ट्रंप के ठीक पीछे खड़ा हो गया था, लेकिन चंद हफ्तों में ही पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल गई। ट्रंप ने मुनीर और शहबाज को उनकी हैसियत दिखा दी और इसके बाद पाकिस्तानियों ने ही अपने वजीर आजम की क्लास लगा दी। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो पधार चुके हैं अमेरिका। एग्जैक्टली अमेरिका पहुंच चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के। मुझे लगता है कि अब तो ज़्यादा दिन अमेरिका में गुजरते हैं पाकिस्तान से, बहुत ही ज़्यादा चक्कर वो यहाँ पे लगा चुके हैं। और क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप उनको बहुत ज़्यादा खूब वेलकम भी करते हैं और गले लगा लगा कर उनसे बातचीत भी करते हैं और उनको बड़ा क्रेडिट भी देते हैं और उनको बहुत आगे कर कर के वो जो भी बुलवाना चाहते हैं, जो भी कहते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब बोलते भी हैं और बाद में फिर वो कह भी देते हैं कि देखें जब आप एड लेते हैं, किसी से कर्जा लेते हैं, तो फिर जो अगले कहते हैं वो आपको करना पड़ता है। लेकिन एनीवे वो यहाँ पर एक बार फिर पहुँच चुके हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। और वो किस लिए पहुँचे हैं? वो गाज़ा पीस बोर्ड की मीटिंग में शरीक होने के लिए ये पहुँचे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अमेरिका गए हैं और पीस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए ट्रम्प के साथ। तो पाकिस्तान को तो जब जब अमेरिका ने बुलाया है, जब जब लिफ्ट कराई है, बात की है, तो कोई ना कोई डिमांड हमारे साथ रखी है। सर यहाँ पे हम किस मुश्किल में फंसने जा रहे हैं? बोर्ड ऑफ पीस का इजलास हुआ है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने शिरकत भी की है, कमिटमेंट्स तो ये कर, तो ये इनके लिए अब मसला बना हुआ है कि इन्होंने अमेरिका को भी खुश करना है और यहाँ पे भी लोगों को नाराज है। अब देखें ना इस वक्त मुल्की हालात। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नाजुक है, मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी है और हर मुल्क के साथ इस वक्त, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ ही बिल्कुल डेडलॉक है। कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही, कोई मुल्क अब आपको कर्ज देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल और नहीं, आप काम नहीं करेंगे कब तक कोई कर्ज देगा? सर एक हद होती है कर्ज देने की भी और लेने की भी। इन्होंने तो कोई लिमिट ही नहीं रखी है। लिमिट ही नहीं रखी। ये बस इनके नजदीक कामयाबी ये है कि किस मुल्क से जाके कितना कर्ज इन्होंने ले लिया है। अब वो कर्ज भी नहीं दे रहे, वो काफी कर्ज दे चुके हैं ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल, ऑलरेडी कर्ज दे चुके हैं, तो अब ये बस वो रोल ओवर करवा रहे हैं पिछले जो लिए हुए हैं इन्होंने। तो इन हालात में बड़ी मायूसी है। बिल्कुल आम पब्लिक में भी बहुत मायूसी सर, बिल्कुल। लेकिन इनको ना अक्ल आ रही है और शायद ये करना भी नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ रहना नहीं है, भाग ही जाना है। उन्होंने सोचा होगा चलो जितना मजे जितनी देर ये लूट मार कर सकते हैं उतनी लूट मार कर लें। अमेरिका सर्कस के रिंग मास्टर की तरह पाकिस्तान को नचा रहा है और शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक हर कोई बस नाचे जा रहा है। ट्रंप भरी सभा में शरीफ को खड़ा करवाकर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और शरीफ को चुपचाप सुनना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो चंद डॉलर्स के लिए खुद को बेच सकता है। मुनीर और शहबाज जैसे लोग अमेरिका के टुकड़ों पर पलने के लिए अपनी डिग्निटी से भी समझौता कर सकते हैं। और अब तो ये बात खुद पाकिस्तानी ही कहने लगे हैं कि घर में नहीं है खाने को दाना पानी, शरीफ अमेरिका जाकर कर रहा है ट्रंप की गुलामी। हम वो मुल्क हैं जिसको $1 बिलियन, $2 बिलियन के लिए तरसा रहा होता है, एक महीने की हमें रोल ओवर देता है। हम वो मुल्क हैं, IMF के लिए तरसते रहते हैं। अवाम क्या बोले बंदा। मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि अगर पाकिस्तानी ये दर बदर ठोकरें खाने की बजाय, दर बदर भीख मांगने की बजाय भारत के साथ ही अपने ताल्लुकात ठीक कर लें, अपनी अकड़ फूंक खत्म कर दें, टेररिज्म भारत के खिलाफ खत्म कर दें, तो यही सजदा है पाकिस्तान का भारत के लिए या अपने लिए। तो फिर पाकिस्तान को ना अमेरिका के आगे सजदे करने की जरूरत है, ना चीन के आगे, ना अरबों के आगे, ना यूरोप के आगे, ना दर बदर ठोकरें खाने की जरूरत है।
इनकी इकॉनमी भी ठीक, सब कुछ ठीक, लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती। जबकि दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल हिंदुस्तान का भी है। हिंदुस्तान में एआई समिट होता है, पूरी दुनिया दिल्ली में एक मंच के नीचे इकट्ठा होती है, मोदी से मिलती है, मोदी से बातें करती है, भारत के साथ डील करती है। एआई की दुनिया में भारत के साथ मिलकर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करती है। मैक्रोन जय हो के नारे लगाते हैं। मुंबई की सड़कों पर बेफिक्र होकर सुबह सुबह सैर सपाटा करते हैं, जॉगिंग करते हैं। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तानी भीतर ही भीतर कितना जलते हैं, इसका भी सैंपल देख लीजिए। एक वीडियो मेरे पास आई है जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन जो है वो मुंबई की सड़कों पे घूम रहे हैं, दौड़े लगा रहे हैं। ये देखें जनाब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि मैक्रोन जो है वो ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जो जिसे कहते हैं ना मुंबई, वो जनाब दौड़े लगा रहा है। ये आप देखें, उसका स्टाफ साथ है और वो उसको देख रहा है और मतलब बड़ी बात है। इससे बड़े लोग जो है ना, वो इंडियंस बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया इज़ अ सेफ प्लेस, कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो हमारी गली मोहल्लों में के अंदर घूम रहा है। लेकिन फ्रेंच प्रेसिडेंट का एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर आके और ये लगाना, दौड़ें लगाना, दैट मीन्स अ लॉट। इसकी बड़ी वैल्यू है, रेलिवेंस है। ऑप्टिक्स बेसिकली इन्होंने क्रिएट काफ़ी की हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का ये फर्क अब दुनिया को भी समझ में आने लगा है, और ये आप इन दो तस्वीरों को देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पाकिस्तान अमेरिका के सामने झुकता है, जबकि दुनिया मोदी के साथ बैठकर अपना फ्यूचर डिसाइड करती है। शहबाज शरीफ ट्रंप के इशारों पर नाचने लगता है, जी हुजूर करने लगता है। ट्रंप भी शरीफ को सिर्फ पुचकारते हैं, अपना काम बनते ही पाकिस्तान को दुत्कारते हैं। जबकि दूसरी तरफ जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष मोदी से मिलते हैं तो इस अंदाज में हार्ट का साइन दिखाते हैं। मोदी के साथ अपनी तस्वीर के ऊपर जय हो का कैप्शन लगाते हैं, और ये देखकर पाकिस्तानी बहुत तिल मिलाते हैं। अब पाकिस्तानी जब देखेंगे प्रेसिडेंट मैक्रोन जय हो कह रहे हैं तो वो जल भुन के बिल्कुल ही सयाह हो जाएंगे। अब वो क्या कह सकते हैं कि भाई अब प्रेसिडेंट मैक्रोन फ्रांस के भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बैठ के कहें जय हो। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में जय हिंद गा रहे हैं, और प्रेसिडेंट मैक्रोन भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट में जय हो का गीत गा रहे हैं और कोट कर रहे हैं। तो ये है सिचुएशन, ये है रियलिटी जो हम देख रहे हैं। आफ्टर ऑल क्या वो दिन आएगा जब पाकिस्तानी भी दिल से कहें जय हो, क्योंकि किसी श्रीलंकन को जय हो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी नेपाली को, भूटानी को, जो भी भारत के नेबरहुड में रहता है उसको जय हो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। इसीलिए पाकिस्तान दर बदर ठोकरें खा रहा है, दर बदर ठोकरें खा रहा है। मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि अगर पाकिस्तानी ये दर बदर ठोकरें खाने की बजाय, दर बदर भीख मांगने की बजाय भारत के साथ ही अपने ताल्लुकात ठीक कर लें, अपनी अकड़ फूंक खत्म कर दें, टेररिज्म भारत के खिलाफ खत्म कर दें, तो यही सजदा है पाकिस्तान का भारत के लिए या अपने लिए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। तो फिर पाकिस्तान को ना अमेरिका के आगे सजदे करने की जरूरत है, ना चीन के आगे, ना अरबों के आगे, ना यूरोप के आगे, ना दर बदर ठोकरें खाने की जरूरत है। इनकी इकॉनमी भी ठीक, सब कुछ ठीक, लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती। तो भारत और फ्रांस के दरमियान एक आउटस्टैंडिंग किस्म की डिफेंस पार्टनरशिप सामने आई है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज पाकिस्तान नीड्स टू बी वेरी कंसर्न्ड एंड केयरफुल। आपको पता है फ्रांस के हवाले से पाकिस्तान डजंट हैव दैट काइंड ऑफ लेवल ऑफ पार्टनरशिप विद द फ्रांस। इंडिया मना कर देता है ना। मुझे तो इतना पता है कि पाकिस्तान और फ्रांस का मिनिस्ट्रियल लेवल पार्टनरशिप डायलॉग भी कोई नहीं है,
that the French have come very close. They have come very close with the Indians. बहुत करीब आ गए, बहुत ही करीब आ गए. And which is of course every Western country which comes closer to India in terms of technology transfer, in terms of defense technology, obviously पाकिस्तान के कान खड़े हो जाते हैं. अभी पाकिस्तान की और किरकिरी होनी बाकी है. अमेरिका का स्टेपनी बनकर ट्रंप का बूट पॉलिश करके मुनीर और शहबाज ने पाकिस्तान को पहले ही बेच दिया है. शहबाज और मुनीर की ये जी हुजूरी पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है. रही बात हिंदुस्तान की, तो मोदी ने बहुत आगे की तैयारी कर ली है. दुनिया अब हिंदुस्तान की ओर ही देख रही है, हिंदुस्तान के साथ ही आगे बढ़ने जा रही है. दुनिया के पास ज्यादा से ज्यादा 200 घंटे हैं और कम से कम की बात करूं तो 20 घंटों में भी युद्ध शुरू हो सकता है. शनिवार से अमेरिका का ईरान पर हमला करने का दुनिया भर में खबरों में इसका सिलसिला शुरू हो चुका है. ट्रंप इस युद्ध को सिर्फ 10 दिन में खत्म कर देंगे. ये सब बातें अमेरिका ने ईरान को बता दी हैं, कोई बात छुपी हुई नहीं है. खामेनेई ने भी कह दिया है कि ट्रंप से डरेंगे नहीं, हम एटम सरेंडर नहीं करेंगे. हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में ट्रंप के किसी मित्र को भी नहीं छोड़ेंगे. ट्रंप और खामेनेई की जिद से खाड़ी में एटमी युद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है. एक एक डिटेल आपको इस रिपोर्ट में देते हैं. अमेरिका के खतरनाक हथियार लोड हो चुके हैं. खामेनेई पर ट्रंप सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं. खामेनेई के पास 10 दिन का वक्त है. खामेनेई को एटम बैलिस्टिक मिसाइल सरेंडर करनी होगी. खामेनेई सरेंडर नहीं करेंगे, युद्ध ही लड़ेंगे. ट्रंप और खामेनेई के बीच अब न्यूक्लियर डील नहीं होगी. ईरान बैलिस्टिक मिसाइल पर डील नहीं करेगा. मिडिल ईस्ट में अब महायुद्ध ही होगा. सवाल सिर्फ यह है कि पहला बार ट्रंप करेंगे या खामेनेई. खामेनेई का कहना है कि वो युद्ध नहीं चाहते. ट्रंप का कहना है कि उन्हें मन मुताबिक डील चाहिए. ट्रंप कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो 10 दिन में ईरान को खत्म कर देंगे. खामेनेई कह रहे हैं कि हमले का ऐसा जवाब देंगे कि अमेरिका कभी भूलेगा नहीं. खामेनेई कह रहे हैं कि इस बार मिडिल ईस्ट में ट्रंप के जितने फ्रेंडली पार्टनर हैं उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे. खामेनेई हर महीने 100 नई बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं. उनके पास 3000 से ज्यादा मिसाइल का स्टॉक है. 2027 तक अगर खामेनेई बने रहे, बचे रहे, तो ईरान के पास 5000 बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा होगा. खामेनेई के आदेश पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं. मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस लॉक हो चुके हैं. खामेनेई युद्ध शुरू होते ही हजारों ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें एक साथ चलाएंगे. अमेरिका और इजरायल के बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम को इन्हें रोकना मुश्किल होगा. पेंटागन से मिली खुफिया रिपोर्टों से साफ है, खामेनेई को ट्रंप हमले का मौका नहीं देंगे. ट्रंप 3 चरण में खामेनेई पर हमले करेंगे. अमेरिका पहले सीमित एयर स्ट्राइक करेगा. अगर खामेनेई ने इसके बाद देश छोड़ दिया तो ट्रंप हमले रोक देंगे. अगर खामेनेई ने बात नहीं मानी तो फिर ट्रंप रिजीम चेंज करने के लिए और बड़े हमले करेंगे. इसमें इस्लामिक रिजीम के पावर सेंटर्स को निशाना बनाया जा सकता है. इसके बाद भी अगर खामेनेई की सरकार बची रही तो ट्रंप बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेंगे जो 10 दिन चल सकता है. इसमें ईरान की पूरी सैन्य मशीनरी को तबाह करने की योजना है. अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जितने प्लान बना रहा है उसका जवाब देने के लिए खामेनेई के पास भी कई प्लान हैं. खामेनेई का पहला प्लान युद्ध शुरू होते ही इजरायल और अमेरिकी बेस पर हजारों कामिकाज़े ड्रोन और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने का है.
खामेनेई का दूसरा प्लान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों में मिसाइल हमलों से खौफ पैदा करने का है। खामेनेई इस बार जॉर्डन, सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन और ओमान जैसे देशों पर अमेरिकी बेस के बहाने हमले करा सकते हैं। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में अमेरिका के मित्र देशों पर खामेनेई की बैलिस्टिक मिसाइलें सिर्फ ईरान से नहीं चलेंगी। हिजबुल्लाह, हूती, हमास भी युद्ध में खुलकर कूदेंगे। चीन और रूस के सहयोग से ईरान ने मिडिल ईस्ट में तीनों बड़े आतंकी संगठनों के पास युद्ध का सामान पहुंचा दिया है। इजरायल ने दावा किया है कि खामेनेई ने लेबनान में मौजूद आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। इसका मतलब है कि हिजबुल्लाह, हमास, हूती खुलकर मैदान में उतरेंगे। रूस, चीन बैकडोर से मदद करेंगे। ट्रंप की टेंशन सबसे ज्यादा जिनपिंग बढ़ा रहे हैं। पहले अब्राहम लिंकन की लोकेशन तेहरान को दी, फिर जॉर्डन के एयरबेस में मौजूद थार्ड एयर डिफेंस की लोकेशन और तस्वीरें ईरान तक पहुंचाई। अब चीन से सऊदी अरब में अमेरिकी एयरफोर्स की तैनाती की सैटेलाइट तस्वीरें तेहरान को दी हैं। अमेरिकी फाइटर जेट में ईंधन भरने वाले 13 टैंकर विमानों की तस्वीरें चीन ने भेजी हैं। खामेनेई के पास इतनी ताकत तो है कि वो सही लोकेशन मिलने पर ट्रंप के अड्डों में मौजूद हथियारों को तबाह कर सकते हैं। अगर वो एक साथ सैकड़ों मिसाइलें और कामिकाज़े ड्रोन दागते हैं तो किसी भी एयर डिफेंस के लिए 100% उन्हें इंटरसेप्ट करना नामुमकिन होता है। इसीलिए ट्रंप पहले अटैक करेंगे, 10 दिन में युद्ध खत्म करेंगे। सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करेंगे। इनमें हमला आसमान और समंदर दोनों से हो सकता है। समंदर से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर टॉम हॉक जैसी घातक क्रूज मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। आसमान से F-35 जैसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट से हमले करा सकते हैं। खामेनेई को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ट्रंप ने 100 से ज्यादा एडवांस फाइटर जेट भेजे हैं। इनमें F-35, F-22 और F-16 जैसे फाइटर जेट हैं, जो ईरान जैसे दुश्मन पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। खामेनेई का गेम ओवर करने के लिए ट्रंप ने ईरान के आसपास 12 युद्धपोत तैनात कराए हैं। 2 एयरक्राफ्ट करियर स्ट्राइक ग्रुप USS गेराल्ड फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन भेजा है। USS अब्राहम लिंकन, जो पहले ओमान की खाड़ी में तैनात था, वो अब ईरान के बहुत करीब पहुंच गया है। कैरेबियन सागर से चला दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत USS गेराल्ड आर फोर्ड अटलांटिक महासागर से होते हुए इजरायल के करीब भूमध्य सागर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में अमेरिका की बड़ी वॉर मशीनरी मिडिल ईस्ट पहुंच चुकी है। यह सिर्फ डील के लिए नहीं है, 47 से चले आ रहे खामेनेई के इस्लामिक रिजीम के अंत के लिए है, जिसकी शुरुआत शनिवार को हो सकती है। It went into Iran and it totally decimated the nuclear potential. And when it decimated that, all of a sudden we had peace in the Middle East because there was a black cloud hanging over the Middle East. And if that wasn't done, that cloud would have been there. And countries like Saudi Arabia, countries like Qatar, nobody could have signed. You would have had that threat. You couldn't have had peace in the Middle East. So now we may have to take it a step further, or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. ट्रंप ने फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी में ईरान के बिल्कुल पास 13 डिस्ट्रॉयर तैनात किए हैं। पीटरसन जूनियर, एस्पुआंस और माइकल मर्फी में हाईटेक रेडार और बैलिस्टिक मिसाइलों से डिफेंस करने वाले सिस्टम लगाए गए हैं। अमेरिका का प्लान ईरान से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ज्यादा दूर जाने से पहले ही इंटरसेप्ट कर मार गिराने का है। इससे मित्र देशों को भी ट्रंप की सुरक्षा की गारंटी पूरी होगी और खामेनेई पर दबाव भी बहुत बढ़ जाएगा। फिर भी खामेनेई ने अगर सरेंडर नहीं किया तो आसमान से F-22 रैप्टर और फाल्कन लड़ाकू विमान तबाही मचाएंगे।
उनकी एक दो नहीं, कई स्क्वाड्रन अब मिडिल ईस्ट पहुंच चुकी हैं। महायुद्ध में तबाही का आगाज डिएगो गार्सिया में मौजूद B-2 और B-52 बॉमर से इस बार भी होगा। पिछली बार इन्हीं बॉमर ने ईरान के परमाणु अड्डों पर टनों बारूद गिराया था। जॉर्डन के साल्टी एयरबेस में घातक रीपर ड्रोन भी पहुंच गए हैं। ये ड्रोन सर्विलांस के साथ साथ दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। खामेनेई को घुटनों पर लाने के लिए रीपर ड्रोन इस बार बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। Now is the time for Iran to join us on a path that will complete what we're doing. And if they join us, that'll be great. If they don't join us, that'll be great too. But it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen if it doesn't, and it's turned out not to be. And we do have some work to do with Iran. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. You can't have peace in the Middle East if they have a nuclear weapon. And they can't have a nuclear weapon, and they've been told that very strongly. अगर खामेनेई की मिसाइलें मिडिल ईस्ट में किसी अमेरिकी बेस को उड़ा देती हैं, तो उसका भी इंतजाम पेंटागन ने किया है। ये तस्वीरें बुल्गारिया के सोफिया एयरपोर्ट की हैं, जहां अमेरिका ने KC-135 हवा में तेल भरने वाले टैंकर विमान भेजे हैं। ट्रंप ने खामेनेई के खिलाफ मिडिल ईस्ट से यूरोप तक फील्डिंग सजा दी है। हमले शुरू होने के बाद खामेनेई के पास बच निकलने के मौके नहीं होंगे। I don't think there's any chance at this stage for any sort of agreement with the Iranians, because we can't compromise on the points that Benjamin Netanyahu provided to us. These are Netanyahu's conditions. Let's not lose sight of this. Let's get back to the facts. We are the instrument of Israeli power and international finance right now in its war with BRICS and the countries that refuse to submit to, as they have for many decades, to our financial domination. ट्रंप डाल तो खामेनेई पात। अब ईरान के इस वीडियो को देखिए। खामेनेई ने मिसाइल से लेकर ड्रोन तक की अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां बना दी हैं। ये फैक्ट्रियां जमीन के नीचे गहरी सुरंगों में बनी हुई हैं, जहां दिन रात ड्रोन असेंबल किए जा रहे हैं और उनमें विस्फोटक भरकर युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। इन सुरंगों में सुरक्षा के बहुत सख्त इंतजाम हैं। ये सुरंगें इतनी चौड़ी हैं जिनमें मोटरसाइकिल और कारों से आने जाने का इंतजाम है। ये सुरंगें बिल्कुल वैसी हैं जैसी गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह ने बनाई थी। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने ऐसी सुरंगें जॉर्डन के बॉर्डर तक बना ली हैं। इन सुरंगों से न सिर्फ हथियार तेजी से लाए जा सकते हैं, अमेरिकी हवाई हमलों से बचते हुए ग्राउंड फोर्स को भी जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर कब्जे के लिए भेजी जा सकती है। नेतन्याहू ने भी खामेनेई को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार ईरान पर प्रहार करना कल्पना से परे होगा। चरमपंथी हार मानने से इनकार कर रहे हैं। वे हमें फिर से चुनौती देने के लिए संगठित हो रहे हैं। हम अपनी उपलब्धियों पर आराम नहीं कर रहे। हम हर चुनौती से अपनी रक्षा के लिए तैयार और सतर्क हैं। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। और एक बात निश्चित है, अगर आयतुल्लाह गलती करते हैं और हम पर हमला करते हैं, तो उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। ट्रंप के बड़े बड़े जंगी बेड़ों को डुबोने की धमकी देने वाले खामेनेई युद्ध के संकट के बीच ओमान की खाड़ी में रूस के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। युद्ध छिड़ने पर समंदर में कैसे अमेरिका को टक्कर दी जाए, उस पर ईरान का फोकस है। ईरान जितना मिसाइल और ड्रोन पावर में मजबूत है, समंदर की लड़ाई में उतना ही कमजोर है। क्या खामेनेई के पास एटम बम है? क्या खामेनेई ने एटम बम टेस्ट कर लिया? शुक्रवार को साउथ ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आने से खलबली मच गई। भूकंप का एपिसेंटर फारस प्रांत के मोहर कस्बे में था, जो ईरान के बुशर परमाणु केंद्रों के काफी नजदीक है। भूकंप का केंद्र धरती के नीचे करीब 10 किलोमीटर था। ईरान ने इस भूकंप के बारे में कुछ नहीं कहा। मीडिया रिपोर्ट्स में आशंका जताई जा रही है कि यह ईरान का परमाणु धमाका भी हो सकता है।
ईरान के पास 440 किलो एनरिच यूरेनियम है, जिनसे कम तीव्रता का परमाणु बम बनाया जा सकता है। ट्रंप इसे ही वापस करने के लिए खामेनेई पर दबाव डाल रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि वो इस परमाणु मटेरियल को लेने के लिए तैयार है। खामेनेई का समर्थन करते हुए पुतिन ने कहा है कि अमेरिका आग से खेल रहा है। ईरान पर हमला ट्रंप की बहुत बड़ी गलती साबित होगी। जो लोग ईरान पर नए हमलों की योजना बना रहे हैं वे आग से खेल रहे हैं। पहले भी ऐसे हमले हो चुके हैं और उनके परिणाम अच्छे नहीं रहे। वास्तविक खतरे थे। मैं कहना नहीं चाहता कि तबाही, लेकिन परमाणु घटना ये IAEA की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। कोई भी नई बढ़ोतरी नहीं चाहता। सब समझते हैं कि ये आग से खेलना है। परिणाम बहुत गंभीर होंगे। यह क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। ये तस्वीरें उसी तेहरान के स्कूल की हैं, जहां आंदोलन करने वाले बच्चों का खामेनेई ने कत्लेआम करा दिया था। स्कूल टीचर का बेटा सादरा सुल्तानी भी खामेनेई की क्रूर IRGC फोर्स के हाथों मारा गया था। जब स्कूल टीचर 40 दिन के शोक के बाद स्कूल लौटे तो छात्रों ने उन्हें सरप्राइज दिया।